नमस्कार, मैं हूँ जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। जिस तरीके से हमने बताया कि हम घिल्डियाल गांव में हैं। घिल्डियाल गजवाड़ ये गांव है, जहरी खाल ब्लॉक का ये गांव है। यहाँ पर पहुँचे हैं और आपसे यहाँ पर मॉडल की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हिमालय दर्पण हिल फाउंडेशन के माध्यम से जो मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि गांव की क्या स्थिति है, किस तरीके से जो पहाड़ के युवा हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर रहे हैं। जो युवा स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ किस लिए पहुँचे हैं ये अभी हमने कुछ देर पहले बताया भी था। और ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें, देखते रहें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो लोग स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाएं। थोड़ा थोड़ा सा हम ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कर रखी हैं। अभी गांव के खासियत भी अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ जो गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं और शिव का उनको अवतार भी माना जाता है, उनका स्थान भी यहीं पर है। ऊपर जाकर थोड़ा सा तो मंदिर है। और आजकल जिस तरीके से सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आयोजन भी किया जा रहा है भंडारे का, मेला की भी बताई जा रही है कि मेला भी यहाँ पर किया जाएगा। 4-5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, तो वो भी हम दिखाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो मॉडल है, घिल्डियाल जी हैं, आशुतोष घिल्डियाल जी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस गांव की उन्होंने कायाकल्प की है और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र के। और बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ इस मुहिम में जुटे भी हैं। और हमारी कोशिश है। आशुतोष घिल्डियाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्कार जी। और इनके साथ आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मौसम सुबह से बारिश रही है, लेकिन अब थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलनी शुरू हुई है। तो घिल्डियाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो थोड़ी सी गांव की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि ये गांव कहाँ पर है। थोड़ा सा, क्योंकि हमने बता दिया जहरी खाल ब्लॉक है और इस तरीके से है, तो थोड़ा सा गांव के बारे में बता दीजिए। जी, ये गांव का नाम घिल्डियाल गांव है और ये गजवाड़ ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है हमारे पूर्वज आके बसे थे। और ये आप समझ लें कि गोरखनाथ मंदिर के आंचल में ये गांव बसा हुआ है। और यहीं पर ही आकर जो है, जो भी गोरखनाथ मंदिर आना चाहते हैं उनकी यात्रा यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये जो है हमारे गांव की विशेषता है। और जो गोरखनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं और जो देखरेख करते हैं वो भी इसी गांव में निवास करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे सभी जो हैं वो घिल्डियाल जाति के हैं। तो मूलतः यही है यहाँ की पृष्ठभूमि। और आप देखेंगे कि जब आप नीचे से ऊपर आते हैं तो आपको एक घाटी के जैसा आपको दिखाई देगा, भौगोलिक जो है। और यहाँ पे जो भी आता है वो इस जगह को बहुत पसंद करता है। और गोरखनाथ मंदिर के कारण जो है यहाँ की बहुत मान्यता है। तो मेरे हिसाब से जो है ये यहाँ की पृष्ठभूमि जो है वो कही जा सकती है। अगर हम आपकी बात करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, विदेशों में भी आपने जॉब भी किया है, पढ़ाई भी करके आए हुए हैं, फिर क्यों गांव में ही आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अपने बारे में मतलब। जी जी, इसमें क्या था कि अगर आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इसके पीछे प्रेरणा क्या थी। मैंने कई अलग अलग देशों में जो है मैंने नौकरी की है। और मेरा आखिरी जो था देश वो पश्चिम अफ्रीका था। और वहाँ पर मैंने एक बात नोट करी कि पश्चिम अफ्रीका में इतनी भूमि है और वहाँ पर जो मूल निवासी हैं वो लोग वहाँ पे उसको जो है पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और बाहर के लोग, विदेशी यूरोपियन जो हैं वो वहाँ पे आके सारा काम कर रहे हैं। उनकी खेती भी यूरोपियन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप शिया बटर, आप जो दुनिया भर में जो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ होता है, विदेशी उसका जो है दोहन कर रहे हैं और जो मूल नागरिक हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मैंने ये प्रेरणा ली कि इतनी भूमि तो हमारे पास, सब लोगों के पास हमारे गांव में है। और
अगर मूल नागरिक जो हैं वो अपनी भूमि में काम करें तो फिर वो एक व्यावसायिक स्तर पे भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और क्षेत्र के विकास में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये सब जो परिदृश्य जो मैंने वहाँ पे देखा उससे मेरे पे बहुत प्रभाव पड़ा और वो एक प्रेरणा बनी कि भाई अब अपने मूल स्थान पे जाके और जो है भूमि से संबंधित कार्य किया जाए। और इस प्रकार जो है मैं विदेश से अपना छोड़कर अपने परिवार के पास आया और फिर मैं अपने पैतृक स्थान में आकर ये सब काम मैंने शुरू किया। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जिन पर कि मैंने शुरुआत की है, जिसमें लेमन ग्रास है, ऑर्गेनिक हल्दी है, ऑर्गेनिक अदरक है। इस वक्त यहाँ ऊपर के सारे खेतों में ऑर्गेनिक अदरक लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बारी थोड़ा सा ऊपर के खेत दिखाएं। जी थोड़ा सा दिखाएं उधर। और ऊपर के सारे खेतों में ऑर्गेनिक अदरक है और पीछे भी बहुत बड़ा क्षेत्र है और सामने जो आप उधर आम का पेड़ देख रहे हैं उसके नीचे के क्षेत्र में भी ऑर्गेनिक हल्दी लगी हुई है। तो इस प्रकार अगर लेमन ग्रास की बात करें तो हम लगभग 15 हेक्टेयर में, जिसमें कि दूसरा गांव भी शामिल है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और इस साल 5 हेक्टेयर और विस्तार कर रहे हैं, तो 15 से वो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रयोग के तौर पे। हम ये यहाँ पे देखेंगे आप एक कागजी अखरोट का प्रयोग चल रहा है और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा इनसे पौधों से आपको रिस्पांस मिल रही है। मधुमक्खी पालन भी शुरू किया है तो आपको ऑर्गेनिक फॉरेस्ट हनी शहद जो है वो आपको यहाँ से मिल पाएगा। और सेब भी जो है हमने ट्रायल किया था तो उसमें भी जो है हमको बहुत अच्छा सकारात्मक जो है वो प्रगति मिल रही है। और विभिन्न जो शीतकालीन फल हैं वो भी हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है और नीचे जो है लगभग 200 पेड़ों का जो है कीवी फार्म है। तो इस प्रकार से जो है एक बहुत विस्तृत तरीके से जो है हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और गांव के लोग भी जो हैं इसमें शामिल हैं कि लेमन ग्रास में जो है गांव के सब लोग साझेदारी कर रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि जो निष्क्रिय भूमि हो चुकी थी और जिसमें जंगल आ गए थे तो वो हम भूमि को सक्रिय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ज़मीन की कमी हो गई है, हमने इतना बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया है, तो अब यही जो है हम लोग चरण दर चरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे युवा भी काम करना चाहते हैं, समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं। गवर्नमेंट को लेकर बड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं कि गवर्नमेंट जो है उस हिसाब से बढ़ावा नहीं दे पा रही है, जबकि योजनाएं बहुत सारी हैं सरकार के पास में। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं या वो योजनाएं धरातल तक पहुंच नहीं पा रही हैं? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जो मेरा अनुभव है, कई विभागों से बहुत अच्छी सहायता मिली है और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर आते आते जो होता है उनका स्वरूप जो है वो बहुत बदल जाता है। ठीक है, चाहे आप सब्सिडी से संबंधित आप योजनाएं ले लें तो उसमें क्या होता है कि किसान को दिक्कत आती है। अगर आप लोन से भी संबंधित लें तो किसान को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। किसान को नहीं पता प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। बैंक में वो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, फिर उसमें वो दूसरी समस्याएं आती हैं, तो वो एक तरह से वो निष्क्रिय हो जाती हैं योजनाएं। तो फलस्वरूप ये होता है कि अगर जो निवेश कर सकता है फिर वो मजबूरी में स्वतः ही अपना पैसा लगाकर निवेश करता है। तो ये हैं कुछ समस्याएं। और लेकिन ये इतना मैं कहूँगा कि जो है विभाग जो है वो कई अपना अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हैं और कई जो हैं उनको थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता भी है। तो ये एक चुनौती हो जाती है सबके लिए। युवाओं के लिए भी मैं बात करूंगा गिलडियाल जी, और गिलडियाल जी का जो प्रोजेक्ट है वो हम दिखाएंगे कि क्या क्या ये कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ही दिखाएं, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये क्या है। बारीक तार से आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, बारीक जो तार है, शायद कैमरा उन्हें कवर भी नहीं कर पा रहा होगा, हाथ से दिखाएंगे गिलडियाल जी। ये बारीक इन्होंने फेंसिंग की है और ये इसके बारे में पूछते हैं, ये किस तरीके की फेंसिंग की है? चारों तरफ देख रहे हैं कि इस तरीके की फेंसिंग आपने की है। जी, इसका फेंसिंग का उद्देश्य ये है कि एक तो ये पर्यावरण से भी जो है ये एक मैत्री बनाने वाला एक बचाव का रास्ता है कि जानवरों को हानि ना हो। और दूसरा ये है कि ये जो है आपकी भूमि को और फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसको हम सामान्यतः रात को हम सक्रिय करते हैं, जिसमें कि ये सुनिश्चित होता है कि रात को कोई जानवर आता है तो वो फिर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचती। तो अभी ये हमने खुद ही अपने ही
बल पर ये सारा हमने घेराबंदी की है। और अब एक बहुत बड़ा क्षेत्र लगभग 1.5 हेक्टेयर पे हम उसको बढ़ाएंगे, तो जिससे कि सारे गांव की ज़मीन उसमें कवर होगी। तो मेरे ख्याल से ये है कि जो हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं, सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवरों की है। तो अब जो भी अगर कोई निवेश कर रहा है तो उसको हर चुनौती के लिए उपाय निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर जंगली जानवर, तो उनको रोकने के लिए उपाय होता है। अगर कोई पौधों से संबंधित बीमारी है तो उस प्रकार की जो है ऑर्गेनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करना। और बाकी अगर मौसम से संबंधित चुनौती है तो आपको फिर शेड नेट लगानी पड़ेगी अगर बहुत धूप पड़ती है। अगर बहुत पाला पड़ रहा है तो आपको हेल नेट लगानी पड़ेगी। तो इन सब चुनौतियों को जो है आपको तकनीकी आधार पे जो है इन पे हावी होना पड़ेगा, तो तब उत्तराखंड में जो है ये सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती हैं। अभी आपके सामने किस तरीके की चुनौतियां रही हैं जब आपने काम शुरुआत की? देखिए, चुनौतियां ये रही हैं कि सबसे पहले कि फसल को सुरक्षित कैसे रखा जाए, है ना। उसमें फिर एक तो जंगल से हमें समस्या आती है, मौसम से समस्या आती है। तो उसके लिए जो होता है निराकरण हर हर परिस्थिति का है। जो मैंने आपको बताया कि हेल नेट और शेड नेट्स लगा के या सोलर फेंसिंग करके। और बाकी जो चुनौतियां तो ऐसी बहुत सारी हैं जिसमें कि फिर आपको बाहरी चुनौतियां भी होती हैं कि कई बार आपको अगर फार्म टैंक चाहिए तो फिर आवेदन देना पड़ता है और फिर इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर इस फेंसिंग की बात करते हैं जो आपने लगाई है जी, ये कितना, मतलब इसका खर्च कितना हो जाता है? अच्छा, देखें, अगर आप सामान्यतः अगर आप किसी एजेंसी को ये काम देंगे तो जो जितना भी आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसको कोई भी एजेंसी जो है वो लगभग जो है 1 लाख 1.5 लाख तक में करेगी। ये मैंने खुद अपने आप जो है अपने साधन और ये सारा मटेरियल खुद मंगा के और खुद की है, तो इसमें मेरे को लगभग 10,000 का खर्चा आया है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और काफ़ी एरिया इससे कवर हुआ है। ये कवर हो जाता है। तो अगर आप खुद ही जो है थोड़ा सा जानकारी रखें और क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप देखें ये खंभों में सफ़ेद रंग के जो दिख रहे हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। ये इंसुलेटर्स आप मंगा देंगे। वायर भी आप, ये क्लच वायर है मोटरसाइकिल की। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो ये खुद आप लेके, और ये सारा ये खंबे देखेंगे आप, सब यहीं के ही साधन है ये। अगर आप लोहा लगाएंगे तो फिर बहुत बजट कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो थोड़ा ये होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें आपको किफ़ायत भी देखनी पड़ेगी और कुछ ऐसे साधन भी चुनने पड़ेंगे जो कि आपके अपने दिमाग की उपज हो। दिमाग की उपज हो। मतलब इसको अगर हम करना चाहते हैं, खेती को बचाना चाहते हैं जंगली जानवरों से, तो ये बहुत कम खर्च में हो सकता है। जी हो सकता जी है। जी जी। इतनी बड़ी बात नहीं है, केवल करने की बात है। अभी दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि अभी एक संयंत्र जो लगा रखा है उस संयंत्र को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपने जानकारी काफ़ी दी है, वो संयंत्र आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ में आशुतोष जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने एक प्लांट लगाया है और इस प्लांट का वो कितना लाभ ले पा रहे हैं अभी, और आने वाले समय में क्या इसकी तैयारियां हैं, किस तरीके से और लोगों को भी इसके साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप बने रहें और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड। जो लोगों को लग रहा है कि ये वाकई वीडियो बड़ा आपके लिए अच्छा है और युवाओं के लिए बहुत ही मार्गदर्शन इससे मिल सकता है, तो शेयर ज़रूर करते रहें इस चीज़ को लेकर। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं भाई इसको। ये थोड़ा सा इन्होंने शेड बना रखा है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम है। और क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये काम करता है, ये संयंत्र लगाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक शेड बना रखा है। तो क्या है आशुतोष जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे इसकी वर्किंग है। हाँ जी, हाँ। ये देखिए, ये भट्टी है ये, और इसमें आप देखेंगे जो पहले की जो जली हुई लकड़ी है। तो क्या होता है कि हम ये जो ड्रम है इसकी क्षमता लगभग 500 किलो की है। इसमें 500 किलो के करीब हम लोग लेमन ग्रास जो है, हरी घास, इसमें भर देते हैं और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। फिर नीचे से जो होता है भट्टी निरंतर चलती रहती है, ये 24 घंटे चलती है ये। अच्छा। तो इससे क्या होता है, और ये इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें पानी होता है, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ये टैंक है, ये इतना हिस्सा इसके अंदर पानी रहता है। तो क्या होता है, इस भट्टी से ये पानी उबलता है और स्टीम जाती है। तो लेमन ग्रास जो होता है उसका आसवन शुरू हो जाता है, जिसे इंग्लिश में डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन प्लांट है ये। तो फिर क्या होता है कि जब स्टीम बनती है
तो वो भाप यहाँ से होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसको कि हम यहाँ ठंडे पानी से सप्लाई देकर ठंडा कर देते हैं भाप को। तो क्या होता है, वो भाप वापस पानी बन जाती है और उसमें जो तेल के जो तत्व होते हैं, वो तेल जो होता है, तेल और पानी यहाँ से बाहर हम इकट्ठा कर लेते हैं। और होता क्या है कि तेल पानी के ऊपर तैर जाता है, तो वो तेल हम अलग से निकाल देते हैं और नीचे जो बचता है उसको हम हाइड्रोसोल बोलते हैं। उसमें पानी और तेल की खुशबू होती है। तो वो जो होता है हाइड्रोसोल, वो आप पोंछा लगाने में या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। और जो तेल होता है उसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, शैम्पू में, साबुन में, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जहाँ कहीं भी आपको नींबू की खुशबू चाहिए वहाँ पे लेमन ग्रास का तेल इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है इसकी मेडिसिनल भी इसके लाभ हैं, जिसमें कि मालिश से जो है आर्थराइटिस की समस्या हल होती है। और तनाव से मुक्ति, अगर आप इसकी खुशबू को सूंघेंगे घर में तो तनाव से मुक्ति मिलती है, दिमाग को राहत मिलती है। इस प्रकार के कई उपयोग हैं। कई उपयोग हैं, उन उपयोग के बारे में अलग से हम बता देंगे कि वो क्या है। मेडिसिनल ये प्लांट है और इसमें जंगली जानवर भी जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं है शायद इसकी पैदावार करने में। क्या देखिए, इसमें जो है आपको सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, जिसमें कि कैप जो है, कैप का मतलब हुआ सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि केंद्रीय सुगंधित संस्थान है। और वो पौध जो होता है वो आपको सब फ्री में उपलब्ध कराता है। तो किसानों को ये पौध फ्री में उपलब्ध होती है। और उसके बाद जो होता है डिस्टिलेशन प्लांट, चाहें तो किसान सामूहिक तौर पे योगदान देकर लगा सकते हैं और उसका जो है जो भी उपज होती है वो लोग आपस में बांट सकते हैं। वो उसमें तो सरकार भी कह रही है कि आप जो है घास हमें दे दीजिए, हम अपने आप इसको। उसमें हाँ जी, ये प्रावधान है कि जो तेल निकलता है उसमें सरकार भी उसको एक न्यूनतम दर में जो है खरीदने को राजी होती है। और आप चाहें तो फिर चाहे अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट कर सकते हैं, या अपने जो फसल है उसकी कीमत लेके आप एक साइड हो जाएं, बाकी वो उनका काम है। थोड़ा सा मैं यहाँ का विजुअल दिखाना चाहूँगा। और काफ़ी लोग जो हैं उत्सुक हैं इस काम को लेकर यहाँ के, जबकि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन गांव के युवा भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ये सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, इस के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, है ना, खुश हो रहे हैं। और ये बड़ी सुंदर जगह तो है ही है। और अभी मैं आपको लिए चलता हूँ कि मधुमक्खी पालन का भी काम किया है और उसमें भी काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है, थोड़ा सा अलग हटके काम किया है, उसको भी हम दिखाएंगे। और ये जिस तरीके से जंगली जानवरों की हम बात करते चले आते हैं हमेशा कि जंगली जानवर जो हैं हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। उत्तराखंड में खेती करना, पहाड़ में खेती करना इसलिए भी भारी है कि जंगली जानवर वो खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उसका समाधान हमारे घिल्डियाल जी ने निकाल रखा है। और ये थोड़ा सा एक यहाँ पर आपको दिखा दूं, शिलापट भी लगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शायद मनरेगा। कार्य का नाम है खंती निर्माण, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें उसकी जानकारी दे रखी है। और ये सरकारी योजनाएं यहाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। और सड़क भी अच्छी, बीच में थोड़ा सा ख़राब है, बाकी सड़क भी ठीक है, पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी भी सही है, टावर भी लगा है गांव में। और ये पूरी फेंसिंग हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं, और ये बहुत सस्ती उसमें उन्होंने अपने हिसाब से तैयार कर दी है। और करंट इसमें सोलर से शाम के समय करंट फैलाया जाता है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जंगली जानवर अंदर नहीं घुस पा रहा है इसमें। और किस तरीके से मधुमक्खी पालन का यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये नज़ारा, ये देखिए किस तरीके से, कितने बॉक्स हैं सर। ये जो है कुल मिला के 40 बॉक्स हैं। और उधर इन हाँ जी, ये कुछ यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि इनको छाया देना जरूरी होता है गर्मियों के टाइम पे। और कुछ यहाँ पे छाया में रखे गए हैं। अच्छा, तो छाया में रखना जरूरी है इनको। मौसम गर्मियों का है, अगर सर्दियों का मौसम होता तो फिर इनको धूप में रखते हैं हम।
तो क्योंकि आज बारिश है तो इस वक्त मधुमक्खियाँ सारी की सारी जो हैं वो काफ़ी बचाव मुद्रा में हैं, और आप देख सकते हैं कि वो लोग अंदर ही हैं इसके, और कोई इक्का दुक्का जो है वो आपको बाहर दिख जाएगी। तो जब मौसम साफ़ होगा तो इसमें से जो है ये बहुत व्यस्त आपको दिखाई देंगे। और यहाँ के जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे जिनमें फूल लगे हुए हैं, ये सारे पेड़ जो हैं मधुमक्खियों से भर जाते हैं, और लगभग 4 से 5 लाख मधुमक्खियाँ कुल होंगी यहाँ पे। प्रत्येक डब्बे में 10 ट्रे हैं, और लगभग जो हैं 5 से 8 हज़ार मधुमक्खियाँ प्रत्येक डब्बे में हैं कुल मिला के। तो वो देख सकते हैं आप, वहाँ पे उस डब्बे में मधुमक्खी जो है वो चल रही है। और बाकी ये है कि अगस्त के महीने में जो होगा इसका शहद निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं और शहद को तैयार होने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कालागढ़ फॉरेस्ट रिज़र्व और लैंसडाउन फॉरेस्ट रिज़र्व है चारों तरफ, और ये फॉरेस्ट हनी जो है ऑर्गेनिक प्योर, उसका स्रोत जो है वो यहाँ से बन सकता है लोगों के लिए। तो प्रयास यही है कि जो है उपभोक्ता को जो है ऑर्गेनिक उत्पादन जो है वो दिया जाए, और जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा मांग है। अच्छा, अगर जैसे हम हनी की बात करते हैं, ये डब्बे लगाना ठीक है, लेकिन इसका जो आप हनी तैयार होगा, इसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? इसको इकट्ठा आपको सेल करना पड़ेगा या पैकिंग करके आप? नहीं, देखिए उसमें दोनों विकल्प होते हैं। जैसे कि जो भी इसके हनी के ख़रीदार पहले से ही उन्हें पता रहता है कि कहाँ पे डब्बे हैं, और जैसे जिस सप्लायर ने भी हमको ये डब्बे दिए हैं वो खुद हमसे हनी ख़रीदने को तैयार रहते हैं, तो वो भी ले जा लेंगे। और साथ में ये है कि अगर आप चाहें, आप उससे अधिक कीमत में अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट बना के इसको आप ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, है ना, या अपने जो उपभोक्ता नेटवर्क है उसके द्वारा, सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क के द्वारा। तो इसलिए विकल्प दोनों हैं आपके पास। अगर आप आसान ये है कि भाई आपको सप्लायर सीधा ही ख़रीद लेगा और अपना आप ब्रांड बेचेंगे, तो फिर उसमें आपको हो सकता है कि ज़्यादा आपको अलग से फिर वो मार्केटिंग का अलग फंडा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है और कितना आपको बेचना है। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे, काफ़ी पुराना पेड़ नज़र आ रहा है, किस चीज़? पुराना पेड़ है ये हमारे दादा परदादा के ज़माने का पेड़ है ये। हाँ जी। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये सेमल का पेड़ है। अच्छा, सेमल का पेड़ है। हाँ जी। और कुछ जो आपने अभी लेमन ग्रास की हमने बात की है, मधुमक्खी पालन की बात की है, शहद की बात की है, इस तरीके से भी काम किया जा रहा है। कीवी का आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, कीवी का जो है ये अभी नई प्लांटेशन शुरू की थी, और जनवरी के महीने में हमने नई पौध लगाई है। और नई पौध जो है वो बिल्कुल ऐसे एक सूखी डंडी की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो उसमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, और वो उसका फार्म जो है वो हमारा यहाँ से नीचे पड़ता है, और उसमें लगभग हमने 200 पौध लगा रखी हैं, और जो कि अच्छा जो है वो प्रगति कर रही हैं अपने उसमें। तो कीवी जो है वो 3 से 4 साल में जो है फल देता है, तो अभी है समय उसके लिए, अभी समय है। और बाकी ये जैसे ये देखेंगे आप, ये पेड़ ये अखरोट के हैं, ये कागजी अखरोट हैं ये। अच्छा, ये अखरोट के पेड़ हैं जो आपने उसके बगल में एक अपनी निगरानी में हम इसको पोषण कर रहे हैं। तो इसमें भी ये सारे पत्ते नए हैं ये पौध लगाने के बाद, और अपनी निगरानी में इनको सिंचाई करना और पोषण करना, और ये अभी फिर उसके बाद हम बरसात में इनको उचित भूमि में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब इनका रोपण हो जाएगा? इनका रोपण हो जाएगा। अभी इनको हम थोड़ा अपने ही उसमें देख रहे हैं। अगर हम जैसे सेल करने की बात करते हैं, अखरोट का पेड़ अगर जैसे आपने तैयार किया है, तो कितने रुपए में एक पेड़ की अगर सेल की बात करें? अगर फल की बात कर रहे हैं, फल की बात नहीं, अगर कोई पेड़ लेना चाहता है आपसे। अच्छा, पौध? हाँ। नहीं, अभी एक्चुअली ये नर्सरी की वैसे बेचने के उद्देश्य से नहीं है। हाँ जी, ओके, अच्छा, सामान्य ये है कि ये लगभग जो है 80 रुपये से लेकर 150 रुपये इसका बदलता रहता है कि किस साल कितनी सप्लाई है, पर एक पौध जो है 80 से लेकर 150 रुपये की जो है वो होती है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब एक पेड़ इतने में मिल जाएगा, और इससे फल की तो आपको पता ही है कि अखरोट कितना महंगा है। तो थोड़ा सा अभी और चलेंगे, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर से कवर करें पहले। हाँ, इधर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, तो नीचे चलेंगे, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अभी पुराने कुछ घर भी हैं, कुछ नए निर्माण भी हुए हैं। एक चीज़ और है घिल्डियाल जी, बहुत सारे युवा जो हैं अब रिवर्स पलायन पर भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, और वापसी भी कर रहे हैं बहुत सारे युवा शहरों से गांव की ओर। एक मुहिम आपने ये चलाई है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ पुराने घर भी अभी हैं, अभी ये पुराने घरों की भी बात करेंगे जी।
हाँ जी, उसमें जी उस मुहिम के पीछे एक तरह से ये सिद्ध करना है कि ऐसा ना समझें कि पहाड़ों में कुछ हो नहीं सकता, और उसी के लिए जो है ये सब जो मैंने परियोजनाएं की हैं, और उसका परिणाम भी लोगों ने देखा है कि बहुत कुछ संभव है, पानी भी संभव है और साथ में सुरक्षा भी संभव है। और दूसरा जो है लोगों को ये भी इस बात से भी प्रभावित करना है कि आपके पास जब इतनी भूमि है तो उसका व्यावसायिक जो लाभ है वो आप ज़रूर उठाएं, उसमें जो है कोई ना कोई फसल उगाएं और उसको मंडी में बेचें। तो एक बार जब लोगों को वो अपनी सालाना आय में जब वो एक अंतर और बढ़ोतरी दिखाई देती है तो स्वतः ही फिर उनको लगता है कि बाहर नौकरी में भटकने से अच्छा तो ये है कि भाई अपने घर में रहें, अपना उत्पादन करें और अपना जो है सालाना आय बढ़ाएं। तो उसी चीज़ पे जो है हमारा बल है, और वो चीज़ लोगों को अभी बहुत समझ में भी। ये देखें आप, यहाँ पे सामने नया मकान अभी, क्योंकि स्थिति ये थी कि लोग जो हैं घर छोड़ के जाने वाले स्थिति थी, और अभी आप नव निर्माण देखेंगे, ये सामने ये भी नया निर्माण है, और वो रुड़की के रहने वाले हैं जो वापस आने के लिए अपना यहाँ पे एक ठिकाना बनाना चाहते हैं। एक नया मकान उधर बना है, और इस प्रकार से जो है अभी एक जो मानसिक अवरोध होता है लोगों में कि अपने की यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। तो अब वो यहाँ पे रहने के इच्छुक हैं और एक आवश्यक समझते हैं कि हमारा यहाँ पे ठिकाना होना ज़रूरी है, और भूमि को जो है हम उसको उपयोग करके उसका व्यावसायिक लाभ उठाएं। व्यवसायिक लाभ उठाएं। अपने घर की खेती है, अपने घर हैं, सब है, बाग बगीचे हैं, खलियान है, खेत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बड़े सुंदर, क्योंकि उस ज़माने का मकान रहा होगा, ये भी किसी बंगले से कम नहीं नज़र आ रहा है। दिखाऊंगा एक बारी देखें कि ये कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे प्यारे प्यारे घर बड़े सुंदर पहाड़ में आप देख सकते हैं, सभी लोग जानते भी हैं जो पहाड़ों में आए हैं। और एक बारी मैं चेक कर लेता हूं कि सही हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। अभी ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर घर बना है, कुछ लकड़ी का इसमें मैक्सिमम इस्तेमाल नज़र आ रहा है मुझे। और ये भी लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं। अब बच्चे भी नए तरीके से मकान बना रहे हैं। ऊपर भी हमने आपको एक मकान दिखाया था, बड़ा सुंदर उन्होंने तैयार किया है। और बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो बड़े संपन्न भी नज़र आ रहे हैं और अच्छे तरीके से खुश भी नज़र आ रहे हैं और काम में जुटे हैं घिल्डियाल जी। और इस गांव में सबसे बड़ी समस्या हम बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे। और घिल्डियाल जी के बारे में यहाँ से निकल जाएंगे ना, ऊपर अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। और पानी की जो समस्या है, पूरे गांव के लिए पानी की व्यवस्था कराई है। और ये फेंसिंग आपको दिखा रहे हैं, यहाँ इन्होंने कवर किया है और नीचे तक इनका यहाँ तक आगे तक कीवी और जिस तरीके से उन्होंने खेती करनी शुरू की है, पेड़ लगाने शुरू किए हैं, बहुत लंबा एरिया है जिसमें इन्होंने काम कर रखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी जो लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, खतरा बिजली की बाड़ बनाई है, खुद से बनाई है, बहुत ज़्यादा इसमें लागत नहीं आई है। उनको पता है किस तरीके से, और जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरीके से। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये सोलर से चल रहा है। जी, सोलर से चल रहा है। इसका सोलर बॉक्स होता है। देखिए, सोलर बॉक्स वो लगा है सामने, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है जी। 10,000 वोल्ट की बिजली जो है ये कांटेक्ट में रिलीज करता है, और लेकिन वो ब्रेक करके बिजली छोड़ता है जिससे कि हानि नहीं पहुंचती, नुकसान नहीं पहुंचता जंगली जानवरों को भी। लेकिन उसको एक हल्का सा झटका लग जाता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे जाना नहीं है, खतरा है आगे। ये पूरा कंट्रोल कर रखा है, ये पूरा सिस्टम यहाँ से आपको हम दिखा रहे जी। पाइपलाइन वो ऊपर टंकी जा रही है, टंकी तक यहाँ से ये पाइपलाइन जो है नीचे तक जाती है। और ये आप समझ लें कि जहाँ गोरखनाथ का मंदिर है वहाँ पे उसके नीचे से वो पानी आ रहा है उतनी दूर से। और ये उतनी दूर से पानी जो है गांव के आखिरी सिरे तक पहुंचाने की हम लोग क्षमता रखते हैं। तो अभी ये हमने आप देखेंगे ये आड़ू के पौध लगाई है नई। ये आड़ू की पौध है, ये आड़ू है, और ये यहाँ तक आड़ू है। उसके बाद ये यहाँ पर पलम है, ये जो काला वाला पलम होता है ये वो वाला है। और ये नाशपाती और बाबू गोशा, ये नाशपाती है। हाँ जी, ये अखरोट मैंने बता दिया आपको। ये खुमानी है, ये जो कि लद्दाख वगैरह में होती है, लेकिन ये जो है
हमारे कम ऊंचाई वाले इलाके की प्रजाति है। तो ये भी जो है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हरी भरी हो गई है। और ये खुमानी है सारी यहाँ पे। ये सेब है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। और यहाँ पर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, ये पाइपलाइन जो है ये पूरे गांव के लिए बिछा दी गई है कि हर घर में जल भी दे रहे हैं। ये व्यवस्था की है, हर घर जल हर घर नल, ये है योजना सरकार हाँ जी, इसमें क्या है कि गर्मियों के टाइम पे पानी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। और अगर आप ऊपर वो टंकी देखेंगे तो वहाँ पर एक नल का है जिसमें कि गांव के सारे लोग पानी लेते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि पर्याप्त जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। और एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो है ये मैंने फिर अपने पंपिंग के द्वारा, जब कभी भी कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आ जाती है, जैसे कहीं कोई किसी के घर में कोई कार्यक्रम है या और उसके अलावा भी सामान्य दिनों में भी, तो लोगों को जो है 100 लीटर 50 लीटर आवश्यकता के अनुसार सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो रास्ते में जितनी भी ये जो घर ऊपर देख रहे हैं तो उनके घरों से पाइपलाइन होके जाती है। तो इस वजह से जो है एक बहुत बड़ी समस्या का जो है लोगों ने उसको निराकरण पाया है। और बस ये आपने अपने तरीके से सभी को लाभान्वित कर दिया। उद्देश्य यही था कि कोई ऐसा पहाड़ों में आके जो है कुछ इस प्रकार का उपक्रम किया जाए कि जिसमें कि आप जब व्यवसाय करें तो उसका जो है कुछ अंश जो है लाभ लोगों को भी पहुंचे। तो एक तरह से सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा के मतलब अंतर्गत जो सरकार की नीति है वो नीति ही आपने अपना ली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि अगर यहाँ पे हम व्यवसाय कर रहे हैं तो जो आसपास के गांव में भाइयों के जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं तो उनको सुविधा ये होती है कि वो मेरे को सामान माल पहुँचाने के लिए उनकी गाड़ियों का प्रयोग होता है, तो उनको भी लाभ होता है। और अगर मैं सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछा रहा हूँ तो उससे पानी की समस्या भी हल हो जाती है घरेलू। तो उद्देश्य यही है कि हम काम करें और साथ में जो है उसका कुछ अंश जो है वो किसी ना हर एक को उसका लाभ मिले। हर एक को लाभ मिले। अगर खेती के लिए पानी की बात करते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? जी, खेती के लिए जो आप ये देख रहे हैं पाइपलाइंस, ये सारी ये ही पाइपलाइन जो है सिंचाई के लिए प्रयोग होती है अभी। इसके बाद अगले चरण में जो होगा ये ड्रिप, यहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम शुरू करेंगे, जो टपक सिंचाई जिसे बोलते हैं। तो ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं यहाँ लाइन से पाइप जाएंगे और पौधों की जड़ों में जो है वो पानी की बूंदें टपकेंगी। तो पानी को बचाना भी आवश्यक है। तो अभी फ़िलहाल जितना पानी हम लोग एक खेत में व्यर्थ करते हैं उससे कई गुना कम पानी में जो है हम बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है सिंचित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगले 3 महीने के बाद यहाँ पे सारे क्षेत्र में जो है टपक सिंचाई के जो है आपको सप्लाई लाइन नज़र आएगी, यहाँ तक कि नीचे कीवी के पौधों में भी। तो सिंचाई के लिए पानी हमारे पास है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है और समझदारी से इस्तेमाल करना जो है वो हमारा अगला चरण है। अगला चरण है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए घिल्डियाल जी ने जितने गांव के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है घर यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने उनका भी ध्यान रखते हुए जिस तरीके से सरकार की योजना है हर घर जल हर घर नल वाली, वो शायद योजना यहाँ तक अभी पहुँची या नहीं पहुँची, वो तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी यहाँ पर पहुँची होगी। क्या लग रहा है कि आपको अभी वो योजना जो घर में नल लग चुके हैं, बस उसमें ये है कि अभी जल नहीं है, जल के इंतज़ार है। तो उम्मीद है कि उसमें वो कनेक्शन जो है जो अभी जो हमारा एक नल टंकी पे जो सप्लाई आ रही थी, तो अभी वही अलग से जो पाइपलाइन घर घर में जा रही है उसको टंकी से ऊपर कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर हर घर में पानी आ जाएगा। तो अभी उसका हम प्रतीक्षा में हैं। अभी उसकी इंतजार है कि जो योजना सरकार की है वो योजना, लेकिन सरकार की योजना से पहले घिल्डियाल जी की योजना घिल्डियाल गांव में पहुंच चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि हर घर में पानी की व्यवस्था घिल्डियाल जी ने कर दी है और युवाओं को भी इससे बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। क्षेत्र में भी काफ़ी खुशी की लहर है, गांव में भी खुशी की लहर है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और बेहतर
काम कर रहे हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी कि क्या वो कितनी उनकी पढ़ाई लिखाई है, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया और अच्छे लेवल पर वो रहे। और अभी तो उन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। और चलो गांव की ओर, ग्राम उत्सव समिति घिल्डियाल गांव, ये बैनर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। एक बार कहूँगा कैमरामैन को कि ये भंडारे का आयोजन तो आज 23 मई से शुरुआत है और गांव का ये आप बैनर देख सकते हैं, चलो गांव की ओर ग्राम उत्सव समिति। एक संदेश भी है कि अपने गांव की ओर आइए। और मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि इसका विजुअल यहाँ से दिखाएं, बड़ा प्यारा है, जय गोरखनाथ जी लिखा है। और मशीनरी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले एक मशीनरी हमें दिखाई दे रही थी, अभी यहाँ पर आपको ट्रैक्टर दिखाऊंगा। सबसे पहले छोटा सा जो ट्रैक्टर है वो आप देख सकते हैं कि पहाड़ में ट्रैक्टर कैसे पहुंच गया। तो घिल्डियाल जी बताएंगे उसके बारे में कि कितने का है, कैसे कैसे इसका उपयोग आप कर पा रहे हैं यहाँ पे, उस पर भी आएंगे। फिर कुछ मशीनरी जो है इन्होंने ले रखी हैं मशीनें, उनका भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा हम कैमरामैन से कहेंगे एक साइड के व्यूज़ भी दिखाते रहें। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में साक्षरता लाओ ग्राम उत्सव समिति, और ये संदेश साथ के साथ दिया जा रहा है। और गाड़ी में लोग पहुंच भी रहे हैं इस गांव तक। ये जो गाड़ी है, कुछ युवा पहुंचे हुए हैं, बड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर भी जॉब करते हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर है, बड़ा प्यारा सुंदर नज़ारा इस ट्रैक्टर का। अजय VST शक्ति MT कुछ है ऐसा, ये छोटा सा, और बच्चों के लिए तो बड़ा मतलब एक खेलने का साधन भी है। छोटा सा आपने वो भी लगा रखी, इसमें ट्रॉली भी छोटी है। और बड़े बड़े आपने ट्रैक्टर देखे होंगे, छोटे ट्रैक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहाड़ में ट्रैक्टर पहुंचाया है। घिल्डियाल जी, क्या है इस ट्रैक्टर का काम, किस तरीके से ले रहे हैं? जी देखिए, ये जो लेमन ग्रास की जो जितनी भी घास कटती है और डिस्टिलेशन प्लांट के लिए घास की ढुलाई होती है, वो हम इसी में ही करते हैं। और आप ये समझ लें कि हम इसमें लगभग जो हैं 2000 किलो 2 टन तक की घास जो है हम लोग सीधे इस ट्रैक्टर के प्रयोग से अपने प्लांट तक ले आते हैं। और उसके अलावा जो है कभी अगर कहीं ईंटें पत्थर जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने हों निर्माण के लिए, तो उसके लिए भी ये ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। अगर खाद लानी हो तो दूसरे गांव में जैसे खाद होती है, नहीं अगर आपने पौध लगाई है, कीवी की मैंने पौधे लगाई हैं, तो उसमें जो है वो आप ये समझ लें कि लगभग 8 टन तक की खाद जो थी वो इसमें कई चक्करों में हम दूसरे गांव से ढोके लाए। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब आप आधुनिक मशीनरी का उपयोग करते हैं तो आपकी क्षमता और जो है वो बढ़ जाती है, फिर आप विस्तार का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है तकनीकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपका हर जो है क्षेत्र सीमित हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आधुनिक तकनीक पे जो है हमारा बहुत ज़्यादा निर्भरता है। और मेरे ख्याल से पहाड़ों में जहाँ पर कि लेबर की कमी है, पलायन की परिस्थिति है, तो उसमें जो है आप तकनीकी निर्भरता से ही जो है आप परिवर्तन ला सकते हैं। ये ट्रैक्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से। अब कुछ मशीनरी के बारे में और भी बात करेंगे, और कई पॉइंट छूट भी जाते हैं दिमाग से। जब शुरुआत हुई थी तो अलग बातें थी, अभी मैं जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा यहाँ से क्या बोल रहे हैं बेटा? चैनल का नाम क्या है? हिमालय दर्पण उत्तराखंड चैनल है, उसको आप देखिए, है ना। आप तो वैसे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल चलाना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन आजकल बच्चे चला रहे हैं मोबाइल जी। वीडियो उसी में आप देखेंगे, हिमालय दर्पण में आज ही आ जाएगी। और एक बार दिखाऊंगा कि नज़ारा दिखाएं इधर से। अभी कुछ लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। चलो गांव की ओर जैसा नारा दिया गया है, तो गांव की ओर लौट रहे हैं। टैक्सी लेके पहुंचे हैं सभी। और गांव का थोड़ा सा मैं ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप एक बार देखिए नज़ारा, ऊपर देखिए थोड़ा सा, और ये व्यू देखिए। और जो घिल्डियाल जी का घर है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये घर बना है, घिल्डियाल जी ने घर भी बना रखा है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं उनकी। आम के पेड़
यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं लीची के पेड़ भी आपको दिखाई देंगे, बड़ा सुंदर। और इन्होंने कुछ मशीनें ले रखी हैं, इन मशीनों पर भी हम बातचीत करेंगे कि मशीन किस तरीके से इनका उपयोग किया जा रहा है। तो मशीन की भी बात करेंगे उनसे। अभी गेस्ट उनके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये उन्होंने अपना एक तरीके से फार्म हाउस के जैसा है, घर है वैसे फार्म हाउस जैसा ही लगता है, और बड़ा सुंदर बैठने का बाहर। और ये खेत में काम करने की कुछ मशीनें आप देख सकते हैं, और अलग अलग तरीके की मशीनें हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक बार व्यू दिखाएं इस मशीन के साथ में, और घिल्डियाल जी से कहूँगा थोड़ा सा मशीन अलग अलग तरीके की दोनों मशीनें हैं, मतलब एक में टायर वाली है, एक बिना टायर की है, ये है अंतर। जी, इसमें एक्चुअली दोनों मशीनें एक जैसी ही हैं, लेकिन ये आप जो टायर देख रहे हैं ये मेरे खुद के व्यवस्था की हुई है कि ताकि मिट्टी में जो है पकड़ अच्छी बने। और ये देखेंगे आप, ये हल्दी और अदरक निकालने के लिए ये हल भी विशेष डिज़ाइन का बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब हल्दी अदरक निकालने के लिए ये बहुत सफाई से निकालता है, तो आपका हल्दी अदरक डैमेज नहीं होता। तो ये कुछ इसमें फेरबदल किया गया है मशीन में, जो कि मैंने खुद किया है, और इसको दूसरे कामों के लायक भी बनाया गया है। यहाँ से जो है इसकी पानी की पंपिंग भी हो सकती है। अगर किसी जल स्रोत में आप पानी का पाइप डुबोते हैं तो फिर ये आपके लिए पानी का पंप का भी काम करेगा। अच्छा। और अगर आप इसके पीछे ऑल्टरनेटर लगा देंगे तो ये बिजली भी पैदा कर देगा। अच्छा। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए गांव में कोई बिजली की समस्या है तो ये बिजली भी पैदा कर देगा। ये जनरेटर भी बन सकता है, जनरेटर भी बन सकता कुछ है समय के लिए, जब आप इमरजेंसी में जनरेटर कहीं छोटा मोटा कार्यक्रम है तो उसमें आप जनरेटर कर सकते हैं, इसका पानी का पंप भी कर सकते हैं, मल्टी इसको कह सकते हैं कि भाई आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये आपने क्या लगा रखा है नेट ऊपर? हाँ जी, ये जैसे मैंने बताया कि जो बाहरी चुनौतियाँ होती हैं, तो ये पक्षियों से फलों को बचाने के लिए ये एक प्रयोग के तौर पे इस नेट को लगाया गया है। और आप देखेंगे आलू बुखारे लगे हुए हैं पेड़ पे, तो ये तो खैर हमारे अपने घरेलू पौध है, लेकिन ये है कि पक्षियों से बचाव किया गया है। और अभी क्योंकि इसमें भी था, लेकिन आंधी तूफान की वजह से वो निकल गया, तो इसको हम फिर से लगाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे नाशपाती जो है वहाँ पे, तो पक्षियों से बचाने का यही तरीका है कि आप अगर आप फलों का उत्पादन कर रहे हैं तो उसको जो है आप ये बर्ड नेट से आप बचा सकते हैं। हाँ जी, ये नेट है और इसको आप पेड़ के ऊपर डाल देंगे तो इससे इसका बचाव होगा। अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और जानते हैं पानी की व्यवस्था की गई है, और कुछ खास ऐसा किया आपने, ऊपर कुछ है ऐसा अभी दिखाने का? हाँ जी, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा दूर चलना पड़ेगा तो वहाँ पे जो है पानी की टंकियाँ हैं, जहाँ पर कि कुएं का पानी जो है वो स्टोर होता है फिर फॉरवर्ड होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो उसमें थोड़ा वैसे बता के भी अब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि जगह जगह ये पाइप्स लगे हुए हैं। अब आप ये देखेंगे ये पाइप जो है ये मेरे घर में भी सप्लाई कर रहा है, और आप देखेंगे ये पाइप जो है वो जा रहा है, और वो वहाँ से ऊपर जो पेड़ के पीछे जो है पानी की टंकियाँ हैं, जिसमें कि जो कि रिजर्वॉयर का पानी संग्रह का काम करता है। और फिर वहाँ से जो है आप समझिए कि वो जो मंदिर है उसके तले से पानी आ रहा है, और वो फिर इतना दूर जो है हम पंपिंग करके लेके आ रहे हैं, और अपने लिए सिंचाई के लिए और घरेलू उपयोग के लिए पानी हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिया है। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये जमीन पड़ी है, हाँ जी, तो यहाँ पशुपालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो इसमें ज़मीन में जो है हल्दी लगाई जाती है, और ये हमारे गांव में ही है। अच्छा, हमारे चाचा जी उनकी है, तो यहाँ पे ये हल्दी लगाते हैं, और फिर हल्दी को जो है निकाल के ये बेचते भी हैं और अपने प्रयोग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनके यहाँ पे फलों के वृक्ष हैं, फलों के पेड़ भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये घर बड़े सुंदर लगते हैं, पहाड़ के घर जो हैं, नीचे एक स्टोरी और फिर ये डबल स्टोरी भी हमारे अलग तरीके से उधर से लगता है कि ये सिंगल है, लेकिन डबल स्टोरी है। इधर से भी आप देख सकते हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं पहाड़ में भी, पहाड़ में बल्कि शहरों से ज़्यादा, मतलब रहन सहन की अगर हम बात करते हैं कि वहाँ एक लिमिटेड एरिया है, भले आपकी कितनी बड़ी कोठी है, चारों तरफ फर्श है, कहीं आपको ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर आप
जो नेचुरल फीलिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त, ये सीन तो फिल्मों जैसे सीन लग रहे हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो सब आपको फीलिंग आएगी। क्या कहना है अब, क्या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे घिल्डियाल जी, युवाओं के लिए क्या संदेश है? जी, युवाओं के लिए संदेश यही है कि अपने जो उत्तराखंड की भूमि है और जो हमारा पैतृक स्थान है उसके प्रति जो है एक हताशा का भाव ना रखें और ये मान के चलें कि संभव है, हर समस्या का जो है वो निराकरण होता है। और जब कभी भी अगर आप ऐसा कुछ मन बनाएं और अपने मूल भूमि में कुछ काम करने का सोचें तो थोड़ा सा जो है उस पर एक होमवर्क कर लें, थोड़ा सा शोध कर लें और जितना आपकी निवेश की क्षमता है उसके अंतर्गत ही जो है निवेश करें, अत्यधिक ना करें। और जितना आप सुरक्षित समझते हैं उतने ही निवेश के आधार पे जो है आप अपना काम शुरू करें और फिर उसके उत्पादन को जो है उसके उत्पादन से जो आपकी सालाना आय होती है उसको आप फिर पुनर्निवेश करें आप। तो इस प्रकार एक सुरक्षित शैली में जो है आप बहुत अच्छा जो है काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। और मेरी तरफ से यही है शुभकामनाएं युवा वर्ग के लिए। अगर कोई अगर आपसे गाइडेंस लेना चाहता है किसी तरीके की, तो लेमन ग्रास के बारे में जैसे आपने बताया कि इसमें भी अच्छी खासी इनकम कमा सकता है लेमन ग्रास में, और कोई जानकारी अगर आप से लेना चाहे तो? हाँ जी, नहीं वो बहुत सामान्य है एक्चुअली। मेरे को बहुत दूर दूर के क्षेत्र से जो हैं वो फ़ोन आते हैं और संबंधित विषय में जो है वो जानकारी लेना चाहते हैं। और फिर थोड़ा सोशल नेटवर्किंग में भी हम लोगों का एक समूह बना हुआ है और बहुत दूर दूर के क्षेत्र के लोग जो हैं हम लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की जो भी उनकी जो उपलब्धि है हम आपस में साझा करते हैं और एक दूसरे का जो सफलता है उसको हम अपने उसमें लागू करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही हम परिवर्तन ला सकते हैं और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो वो उसका स्वागत है। उसका स्वागत है। तो आप सबका मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप भी जिस तरीके से एक मुहिम भी छेड़ रखी है, पढ़े लिखे युवा हैं गाँव की